हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखने वाला करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक, जो आपके मार्च से अप्रैल 2025 के बीच का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके सामने बनाकर लाया हूं। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। जो भी प्रश्न आए हैं उन्हीं के बेस पर बनाया गया है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन। और हाँ, ये जो विभिन्न स्रोत और ये जो प्रश्न बनाए गए हैं, ये जो विभिन्न विश्वसनीय स्रोत हैं उन्हीं के जैसे घटनाचक्र, दृष्टि, आईएएस, जीएस वर्ल्ड जैसे जो प्रमुख संस्थाएं हैं, इनके हेल्प लेकर ये सारे प्रश्न को बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, उस स्थान का नाम पूछ रहा है, किस स्थान पर देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी स्थापित की गई? तो लिथियम ग्रेड रिफाइनरी क्या होता है दोस्तों? लिथियम की सहायता से लिथियम के जो हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं जैसे बैटरी वगैरह ये सब बनाना। तो किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में लिथियम ग्रेड रिफाइनरी स्थापित की गई है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया। लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां पर लगाई गई है? उत्तर प्रदेश के दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लगाई गई है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, ग्रेटर नोएडा में। बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमारा अब जो दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न? हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल 2025 लॉन्च किया? तो यस, आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो है ये आधार सुशासन पोर्टल ये है क्या? तो दोस्तों, ये आधार वेरिफिकेशन में को सरल प्रक्रिया करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग अब देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। और तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं हाल ही में किस राज्य में, उस राज्य का नाम पूछ रहे हैं, किस राज्य में मुदुमल मेनहीर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की अनंतिम सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो आपको ये बताना है ये मुदुमल मेनहरी क्या है दोस्तों? ये तेलंगाना में एक प्राचीन 3500-4000 साल पुरानी संरचना है, जिसको लोग जो है शवाधान या फिर इस तरह से पूजा पाठ में इसको एक धार्मिक प्रतिष्ठान से जोड़ते हैं। ये एक संरचना है पत्थर की, एक समझ लीजिए पिलर जैसी संरचना है और 3500 से 4000 साल पुरानी है। तो इसको इस समय विश्व धरोहर की अनंतिम सूची में शामिल किया गया। तो कहां का है ये? कर्नाटक की। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा आपका, ये सॉरी तेलंगाना का, तेलंगाना में है ये। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा का हमारा हो गया, चौथे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं चौथा वाला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट द्वारा शुरू किए गए समर्थ नामक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समर्थ नामक ये इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये क्या है जो सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके लिए शुरू किया गया है, ये उसका नाम पूछ रहा है। तो दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसमें इनोवेशन करेगा? दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन में। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं पांचवे में, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पांचवा में कह रहे हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के किस शिक्षा संस्थान को डीपटेक हब बनाने की घोषणा की है? तो किसे बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? ये है हमारा हो जाएगा ये आईआईटी कानपुर को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के जो है डीपटेक हब बनाने का घोषणा किया गया है, आईआईटी कानपुर। आगे हम अगर ये छठवें वाले में देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये छठवां वाला दोस्तों। हाल ही में आपको नाम पूछ रहा है किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने, ऐसी कौन सी भारत की दो दूरसंचार कंपनी है जो स्पेस एक्स के साथ साझेदारी कर स्टार लिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो पहले तो आप जान लीजिए ये किया है एयरटेल और जियो ने मिलकर। स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है
उसके साथ ये समझौता किया है स्टारलिंक सेवा भारत में लाने के लिए। स्टारलिंक सेवा क्या है दोस्तों? ये सैटेलाइट का इंटरनेट है जो भारत में बहुत ही अच्छा और हाई फाई स्पीड देगा इंटरनेट के मामले में। तो उसी के लिए उन्होंने अभी समझौता किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एयरटेल और जियो दोनों ने किया है स्पेस एक्स के साथ। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। सातवां में देखते हैं कि सातवें में क्या कह रहे हैं भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। सातवां में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करके, और 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा आपका सही है। तो एक एक चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। कह रहे हैं असम सरकार ने हाल ही में मोरान समुदाय के लिए, कौन सा समुदाय? मोरान समुदाय को अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया है। यस, मोरान समुदाय दोस्तों यह जो है मुख्य रूप से असम में है और इसकी एक छोटा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है, वहां की जनजाति है। तो उसको सरकार ने परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है मोरान समुदाय केवल असम में निवास करता है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी कोई आबादी नहीं। मैंने पहले बताया असम में मुख्य आबादी है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो ये दूसरा गलत हो गया। मोरान समुदाय असम में अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा की मांग कर रहा है। यस, मांग कर रहा है कि हमें भाई एसटी में शामिल कर लीजिए। तो यस, तो 1 और 3 यहाँ पर केवल सही है आपका, 2 वाला गलत हो गया। तो बी आपका उत्तर सही होगा, बी वाला। बहुत अच्छा। 8वां में अगर हम लोग देखते हैं, 8वें में आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि 8वें में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका नाम है UN 18। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की आप लोग जानते हैं 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समय 1925 में इसकी स्थापना का 80वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में UN 18 ये पहल लाया गया है। तो किसके लिए लाया गया है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये संगठन के कामकाज में दक्षता बढ़ाने और लागत को कम करने में। यस, जो संगठन, विभिन्न संगठन है उनकी वो अपनी कार्य क्षमता में बढ़ावा दें और लागत को कम हो, इसके लिए वो UN पहल लाए हैं। बहुत अच्छा। 9वां को अगर हम लोग देखते हैं, 9वें वाले में ये क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है आपको, 2 कथन दिए हैं, इन पर विचार कर लीजिए और बताइए कि हमारा कौन सा ये कथन सही है। तो भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण की मेजबानी की। यस, ये सही है। आप लोग जानते हैं ये रायसीना दिल्ली में एक पहाड़ी है, उसी के नाम से ये रायसीना डायलॉग रखा गया है। दिल्ली में यह मंच होता है, विभिन्न दिग्गज आते हैं विश्व भर से, इनकी एक बैठक होती है यहाँ। यही रायसीना डायलॉग है जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो इसका 10वां संस्करण ये मेजबानी किया भारत ने। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। यस, बहुत अच्छा, दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं। तो सी वाला हमारा हो जाएगा, 9वां का सी। बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं ये 10वां में हमारा क्या पूछ रहे हैं। 10वां वाले प्रश्न में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिला, आपके उस जिला का नाम पूछ रहे हैं, किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यानी किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ये पूछ रहे हैं। तो भाई गोरखपुर में, बाबा जी के शहर में गोरखपुर। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग 11 वाले में। 11वें में हमसे जो पूछा जा रहा है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU किया है? तो ये आपको बताना है। नीति आयोग, भारतीय भाषा संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये MEIT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। ये क्या है संसद भाषणी दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बता दूं। जैसे बहुत से हमारे जो है सांसद जी हैं ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर कोई दूसरे भाषा में लेक्चर देता है तो समझ नहीं पाते हैं। तो AI के माध्यम से दूसरे भाषा को भी ट्रांसलेट करके उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से।
तो यस, आगे अगर हम लोग 12वें में देखते हैं तो ये 12वें में हमारा जो है यहाँ है कि हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। तो बहुत बढ़िया, अगर आप लोग इसे, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, ऐसे सवाल यूपी आरओ में पिछली बार भी पूछा गया था इस टाइप का। तो 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया और रेलवे से दोनों जुड़े हैं। तो ये विकल्प नंबर यहाँ ए वाला है, IRCTC और IRFC, इंडियन रेलवे कैटरिंग, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है। तो ये इससे संबंधित है, जो रेलवे में खान पान से संबंधित देखता है, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये है दोनों, विकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। यही 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अगर हम, आप जानना चाहेंगे कि हाँ भाई ये कौन सा है, कितने अब तक नवरत्न कंपनियां हो गई हैं इसके बारे में, तो ये 25वां है। ये IRCTC ये 25वां नवरत्न है और ये 26वां है। तो यानी अब तक 26 हो गए हैं नवरत्न दर्जा प्राप्त। आगे अगर हम लोग देखें ये 13 वाले में, तो 13 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों को विकसित करने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है। तो एशियाई विकास बैंक ने कहाँ, कब, किन व्यवसायों को फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रशांत क्षेत्र, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये सी वाला, ये प्रशांत, यहाँ ABCD गलत हो गया, ये आप नाम याद रखें, प्रशांत क्षेत्र, तो ये वाला हो जाएगा। तो हमारा जो है 13वें का 13 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14वें में, देखते हैं क्या है हमारा। देखें 14 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 1135.6 के तहत जलवातरण किए गए दूसरे जलपोत का क्या नाम है। तो क्या नाम है यहाँ दूसरे जलपोत का, तो ये भीम के गदा के नाम से ये लिया गया है, ये तपस्या, विकल्प नंबर ए हो गया, यही आपका उत्तर है। तो चलें हम लोग आगे देखें 15वें में। देखें 15 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये वृंदावन में किया गया, विकल्प नंबर सी, 15वें का हमारा सी हो जाएगा, वृंदावन में किया गया है 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य यानी लिटरेचर एंड कल्चरल महोत्सव 2025 का आयोजन। आगे हम लोग अगर देखेंगे 16वें में जो आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, आंध्र प्रदेश का नाम आते ही भाई वो आंध्र प्रदेश की स्थापना में अपनी जान दे दिए थे अनलिमिटेड अनशन करके, अल्लूरी सीताराम राजू, विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा 16वें का आपका। ये सॉरी पोटी श्रीराम अल्लूलू ये थे। ये साउथ का नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये पोटी, नाम भी अजीब सा है इनका, श्रीराम मुलू। तो ये हो गया 16वें का आपका। 17वें का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ, हाल ही में आयोजित की गई चैंपियन ट्रॉफी 2020, आप लोग जानते हैं इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीता था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र को मिला था चैंपियन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, और सबसे ज्यादा अभी रन भी यही बनाए थे रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के ये जो है खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग ये 18वें में आपसे क्या पूछ रहे हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है। तो 59वां ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, शुक्ला जी को मिला, विनोद कुमार शुक्ला, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा आपका। यस, 19वां देखते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो किस वैज्ञानिक को स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो गुंटर ब्लॉच, तो ये दोस्तों ये एक जल वैज्ञानिक हैं,
इन्होंने बाढ़ से संबंधित कार्यक्रम को बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया है। बाढ़ को किस तरह से जो है, बाढ़ के द्वारा जो प्रभाव होता है उसको कैसे कम किया जा सके, इसके मामले में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसी के लिए इनको गुंटर ब्लॉस इनको मिला है पुरस्कार, स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 का। आगे हम लोग अगर देखते हैं ये 20वां वाले का, इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अप्रैल पार्क की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है। तो अभी तो एक नोएडा में हुआ था, आप लोग जानते हो, पुराना हो गया। तो अभी सरकार ने ये लखनऊ और हरदोई के क्षेत्र में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अप्रैल पार्क की घोषणा की है। कपड़े से संबंधित यह एक तरह का उद्यम है, उद्योग है। आगे देखते हैं हम लोग ये 21 वाले में क्या है। 21 वाले में दोस्तों ये बहुत ही देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता को आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की है। दोस्तों एक नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं, तो उनका नाम है यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने अपने जीवन पर एक मतलब पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ये दिया सलाई, नाम है दिया सलाई, लेकिन है ये कैलाश सत्यार्थी का जीवन परिचय। तो इसमें इन्होंने किस तरह से अपने जीवन के एक एक संघर्षों को, बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मैं तो इंटरनेट पर थोड़ा सा पढ़ा था, तो बिल्कुल इस तरह से मोटिवेशनल बात बताई है अपनी जीवन गाथा को एक मोटिवेट के रूप में। तो इन्हीं पर चर्चा आयोजित किया गया है। तो कह रहे हैं दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का आत्मकथा है दिया सलाई, तो कैलाश सत्यार्थी की है। बहुत अच्छा। 22वां का अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इन पर विचार, इनको पढ़ लीजिए इनको और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चले हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत ने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, उसका नाम था धर्म गार्जियन। 2025 के छठे संस्करण में भाग लिया। यस, इस अभ्यास का आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो कह रहे हैं उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो भाई दोनों सही है, विकल्प नंबर सी सही है। 22वां का हमारा सी हो जाएगा, दोनों सही है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं ये 23वें में क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ कह रहे हैं कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी किया जाता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 24 में देखते हैं, बहुत अच्छा, ये भी सूचकांक पर आधारित प्रश्न है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है ये पूछ रहा है। तो पिछली साल दोस्तों, इस साल जो भारत की रैंकिंग 2025 का आई है, इस रैंकिंग में सुधार हुआ है। 147 देशों में भारत की रैंकिंग 118 है। यही पिछले साल जो है 126 थी, तो सुधार हुआ है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये देखते हैं ये 25वें वाले में, तो 25वें में जो कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी, कौन स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम है चित्तू पांडे, के सम्मान में एक स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों चित्तू पांडे का नाम आते ही आपको 1942 का आंदोलन याद आ जाएगा। बलिया के थे ये। तो चित्तू पांडे वर्तमान जो बलिया है वहीं के थे। ये 1942 में एक अस्थाई टेम्परेरी सरकार बनाकर चलाई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो कहाँ के हैं, बलिया के। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 26 वाले में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या है इसमें, हाल ही में चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित किया गया। ब्रुसेल्स, नई दिल्ली, पेरिस, जेनेवा, कहां पे हुआ दोस्तों, ये जो है ये नई दिल्ली में होगा। एबीसीडी कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है दोस्तों प्रिंटिंग में, तो मैं आपको सही बता दे रहा हूं, नई दिल्ली में ये जो चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू किया गया। आगे अगर हम लोग देखें ये 27 वाले प्रश्न में, तो इसमें आपको कह रहे हैं हाल ही में जारी
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दोस्तों, एक संस्था है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के जो निकाली है, रिपोर्ट का नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में ये बताया गया था कि जितनी भी विश्व के देश हैं, विश्व के देश की जितनी राजधानियां हैं, उन राजधानियों में सबसे ज्यादा भारत की राजधानी प्रदूषित है, दिल्ली। यस, और किसी भी देश की राजधानी इतना ज्यादा प्रदूषित नहीं है जितना भारत की है। आगे अगर हम लोग देखें ये 28 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये जयपुर में किया गया है। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, जयपुर में। बहुत अच्छा। 29 में क्या है? हाल ही में सामाजिक न्याय पर, किस पर? सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये नई दिल्ली में। आप ऐसे ही मतलब रट्टा मार सकते हैं, सामाजिक न्याय की बात होगी तो मेन बात कहाँ होगी? दिल्ली में ही होगी। तो दिल्ली में हुआ। तो 30 का जो हमारा 30वां प्रश्न है ये क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जायद की कितनी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, जायद की फसल क्या होती है? और रबी की होती है, जो लगभग ठंड आते समय बोई जाती है, नवंबर के आसपास। एक खरीफ की होती है, जो बारिश होती है जून के आसपास बोई जाती है, जून जुलाई पर। और उसके बाद बीच में जो गर्मी का मौसम होता है, मार्च से जून, मई जून के बीच, इसमें जो खास करके खीरा, तरबूज, पपीता ये सब लगाए जाते हैं, ये सब जायद की फसल है। तो ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड और फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये जो जायद की फसल है, इसे कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो 9 फसलों को। विकल्प नंबर सी, 9 याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें ये 31 वाले में क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना, कौन सा योजना? स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो आप लोग को बताना है किस वर्ष किया गया ये। तो 2015 में किया गया था। विकल्प नंबर बी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें ये 32 में, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बढ़िया भी है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की है? तो सांकेतिक भाषा मतलब एक तरह का इशारा वाला भाषा, तो वो पंजाब ने किया है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में किया है। आप लोग जानते हैं पंजाबी बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। तो वो उनकी हो सकता है बोलचाल जो उनकी ज्यादा शोरगुल या बहुत ज्यादा ना बोले, इशारा में ही अपनी बात कह लें, इसके लिए लाया गया है पंजाब में सांकेतिक भाषा, पंजाब विधानसभा में। अब हम लोग ये देखते हैं 33। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने की अध्यक्षता चुनी गई पहली महिला और अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीका की, और अफ्रीका पहली बार, और महिला में भी, यानी महिला तो महिला ही है, अफ्रीका के भी पहली व्यक्ति हैं। तो कौन सी हैं? किर्सी कॉवेंट्री नाम है, सेरेना विलियम, नादिया कोमानेची, मेरी कॉम। तो विकल्प नंबर एक जो है ये किर्सी कॉवेंट्री, ये जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीकी की पहली व्यक्ति है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका ये 33 का ए। चले हम आगे देखते हैं 34 वाले में क्या है यहाँ? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसे हम लोग सेबी बोलते हैं, तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग जानते हैं अभी इसके पहले जो है ये माधवी पुरी बुच थी, अब ये मतलब इनको हटा दिया गया है। अब जो लाया गया है दोस्तों, अब जो नियुक्ति हुई है ये तुहिन कांत पांडे जी की हुई है। तो विकल्प नंबर ये भी हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। आगे अगर हम लोग देखें ये 35 में क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ये आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो यहाँ पर लखनऊ में किया गया। यस, लखनऊ में किया गया। विकल्प नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ये 36 वाले में। तो इसमें जो कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरुआत की उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन? इसकी शुरुआत किसने किया है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई कर्नाटक ने शुरुआत किया, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 37 वाले में अगर देखते हैं, तो 37वें में हमारा क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस बॉलीवुड के अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो भाई खुराना, आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 15 जैसी मूवी में देखे होंगे आप लोग इनको। और ये 38वां में अगर हम लोग देखते हैं, 38 वाले में क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए का 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत, फ्रांस, जमैका, जर्मनी। तो जमैका में। जमैका दोस्तों कहाँ है? ये जमैका कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है, उसी का नाम है ये जमैका। तो जमैका में शुरू किया गया, कैरेबियन सागर में है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, पूछ सकता है। 39 में, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान। 39 का जो आपसे सवाल पूछा है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया है, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब 40 वाले में देखते हैं क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़े का एक तरह से पार्क होगा ये, तो 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है, इसके बारे में जो पूछ रहा है? तो भाई कानपुर है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 41 में, हाल ही में भारत के 98वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, 58वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, मतलब पूरा ऑल ओवर 58वां मध्य प्रदेश का। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं हम लोग 42 में जो आपसे पूछ रहा है, हाल ही में माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक एवं फील्ड चैंपियन में महिलाओं की इंडोर शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय महिला ने बनाया है? तो किस महिला ने बनाया भाई? कृष्ण जयशंकर ने, विकल्प नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग, ये 43 में क्या है, हाल ही में किस देश ने क्लस्टर बमों का उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तो अभी दोस्तों एक मतलब एक तरह से संगठन में बात चल रही थी, क्लस्टर बम बनाना, उत्पादन करना और दूसरों को देना, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो उस संगठन से बाहर हो गया एक देश था, वो देश कौन सा बाहर हो गया भाई? कहा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, हम अभी मानेंगे नहीं। तो ये कौन सा किया भाई? एस्टोनिया, फिनलैंड, यूक्रेन, ये लिथुआनिया, विकल्प नंबर डी, लिथुआनिया ने बाहर हो गया। 44 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो कह रहा है कि हाल ही में भारत ने भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए, यानी पुराने जो अवशेष हैं भारत की उसके तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा करार यानी ठेका पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प नंबर बी, यूएसए के साथ। 44 का हमारा बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 45, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए शासनादेश जारी किया है? तो आप सोच रहे होंगे शिवाजी तो महाराष्ट्र के थे, यस। तो वो महाराष्ट्र सरकार ने ही कहा है कि भाई शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में ही बंद करके रखा था, तो हम आगरा में उनकी एक जो है स्मारक बनाएंगे। तो आगरा में यूपी के कौन बनाएगा? महाराष्ट्र सरकार। आगे अगर हम लोग देखें ये 46 में,
हाल ही में किस कंपनी ने एआई संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। तो यस, गूगल ने किया है। तो एआई के बेस पर है ये फायरसैट, नाम में ही फायर है यानी आग, सैट मतलब सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट होगी, सैटेलाइट के बेस पर ये बताएगा कि जंगल में जो आग लग जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती, पता नहीं चलता है, पूरा पूरा जंगल जल जाता है, तो आपको उसको बहुत ही तेजी से ट्रैक करेगा ये फायरसैट उपग्रह कि यहाँ आग कहाँ लगी, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन देगा। तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया फायरसैट। ये 47 क्या है इसमें? हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो आप लोग जानते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही करीबी राम मोहन नायडू, जो सबसे मंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किया? तो भाई चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, विकल्प नंबर सी। 47 में अगर हम लोग देखें क्या है, हाल ही में भारतीय रक्षा महा क्या है यहाँ, भारतीय रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, भूपेंद्र यादव, मयंक शर्मा, राम मोहन नायडू। तो भाई तुहिन कांत पांडे को किया गया है, विकल्प नंबर ए। 48 का ए हो गया हमारा। तो ये शायद दोस्तों हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तुहिन कांत पांडे को नहीं, ये मयंक शर्मा को किया गया है। यस, बी होगा ये वाला, मयंक शर्मा को किया गया है। यस। अब हम लोग देखते हैं 49 में क्या पूछ रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा किए हैं? तो भाई अंग्रेजी क्यों करेंगे, अमेरिका तो है भाई, वहां अंग्रेजी ही पॉपुलर है, तो अंग्रेजी को। यस। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न आज का हमारा, आज के जो करंट अफेयर्स में लास्ट वाला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र जिसका नाम रखा है वनतारा का वनतारा नाम रखा है, इसका उद्घाटन क्या किया? तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है वनतारा क्या है, तो आप बता देना कि गुजरात जिले में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जिले में उन्नत पशुओं के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, उनके पर्यावास के लिए ये बनाया है। तो कहाँ है ये? जामनगर। विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, 50 का सी, जामनगर। तो दोस्तों हम लोगों ने टॉप 50 जो करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे उसको ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा, जो विभिन्न विश्वसनीय स्रोत के आधार को हमने इसको तैयार किया था। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, तो तब तक के लिए नमस्कार।